हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। जय श्री श्याम। आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट सेशन, एमसीक्यू सेशन होने वाला है और सभी तैयार हो जाइए इस एमसीक्यू सेशन को देखने के लिए, क्योंकि ये एमसीक्यू सेशन बहुत ही शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सेशन को जरूर देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन होगा। तो आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि सब कुछ मैंने लिख ही रखा है, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि PYQ सीरीज चल रही है, जिसमें प्रीवियस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो सभी चल रहे हैं। तो उन सभी की बात आज हम करने वाले हैं। यस, तो आज की क्लास का अपना क्वेश्चन रहेगा, सभी कॉफी और पेन लेके बैठ जाएंगे और इंपॉर्टेंट जो भी चीजें आएंगी उनको मेंशन करेंगे सभी, क्योंकि सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एडिक्वेसी ऑफ कोलेटरल सर्कुलेशन बिफोर रेडियल आर्टरी कैनुलेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ। टेस्ट कौन सा है? यहां पे पूछा क्या कोलेटरल सर्कुलेशन जानना है। क्या जानना है? कोलेटरल सर्कुलेशन जानना है। किसका जानना है? रेडियल आर्टरी का कोलेटरल सर्कुलेशन जानना है। अरे भाई सिंपल सी बात है कि सर हमें कभी भी देखो, यहां पे पूरी डिटेल से बात करते हैं। सर किसी भी पेशेंट का आर्टेरियल ब्लड गैस करते हैं, एबीजी एनालिसिस करते हैं। एबीजी एनालिसिस करते हैं मतलब एबीजी का मतलब होता है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस यदि किसी पेशेंट का करते हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम सैंपल लेते हैं। सर इसमें क्या लेंगे? सैंपल लेंगे हम। और सैंपल कहां से लेंगे? सैंपल हम लेते हैं रेडियल आर्टरी से। रेडियल आर्टरी से, रेडियल आर्टरी से ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इसी को हम मोस्ट कॉमन पढ़ा था जब हमने बात की थी कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर टेकिंग सैंपल फॉर एबीजी, तो बात की थी रेडियल आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी से सैंपल लिया जाएगा। लेकिन ये बोला कि सर अब इस बात को थोड़ा सा समझना कि सर रेडियल आर्टरी से सैंपल लेंगे लेकिन कोलेटरल सर्कुलेशन को क्यों चेक कर रहे हैं? भाई सिंपल सी बात है, रेडियल आर्टरी से यदि सैंपल लेंगे तो हो सकता है रेडियल आर्टरी क्या हो जाए, डैमेज हो सकती है, उसको इंजरी हो सकती है। तो वहां पे डैमेज और इंजरी हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सर्कुलेशन हाथ को कैसे हो पाएगा? तो उस कंडीशन में सर यहां पे होती है कौन सी? अल्नर आर्टरी। तो अल्नर आर्टरी के सर्कुलेशन को चेक करेंगे। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि एडिक्वेसी ऑफ अल्नर आर्टरी को चेक करेंगे। तो एडिक्वेसी ऑफ अल्नर आर्टरी को चेक करेंगे तो वो टेस्ट कौन सा होता है? वो टेस्ट होता है एलन टेस्ट। तो वो एलन टेस्ट करके चलने वाले हैं बिफोर एबीजी। तो यही बात कर रहे हैं कि आर्टरी की कैनुलेशन इज डन विद कौन सा यहां पे सर्कुलेशन, कोलेटरल सर्कुलेशन के लिए टेस्ट करते हैं। तो रेडियल आर्टरी से सैंपल लेंगे तो उससे हम पहले क्या करेंगे? उससे पहले एलन टेस्ट करके चलेंगे। एलन टेस्ट करके चलेंगे तो एलन टेस्ट किस आर्टरी से किया जाता है? तो बोल देना एलन टेस्ट जो करते हैं वो हमेशा अल्नर आर्टरी से होता है। एलन टेस्ट हमेशा अल्नर आर्टरी से होता है। अल्नर आर्टरी से होता है। सर इसमें क्या करते हैं? यहां पे अल्नर आर्टरी की एडिक्वेसी को चेक करते हैं। क्या करते हैं? एडिक्वेसी को क्या करते हैं? चेक करते हैं। ये रहेगा हमारा क्या कि एलन टेस्ट कैसे करते हैं? अल्नर आर्टरी की एडिक्वेसी या कोलेटरल सर्कुलेशन को चेक करने के लिए ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो यही पूछा कि कौन सा टेस्ट करते हैं, तो यहां पे अपने को जवाब देना होगा कि एलन टेस्ट करते हैं। मतलब यहां पे क्या ए ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, नेक्स्ट आगे बात करेंगे सर वेबर टेस्ट क्या होता है, राइने टेस्ट क्या होता है। दोनों ही हीरिंग टेस्ट किए जाते हैं। कौन सा टेस्ट? हीरिंग टेस्ट होता है दोनों ही। सर वेबर टेस्ट होता है ये कौन सा? ये जो वेबर टेस्ट होता है वो तो बोन कंडक्शन को चेक करने के लिए, बोन कंडक्शन को चेक करने के लिए किया जाता है। बोन कंडक्शन को चेक करने के लिए जाता है, जिसमें ट्यूनिक फोर्क जो होता है वो हमेशा ग्लेबुला या फोरहेड पे यहां पे लगाया जाता है। तो ये तो होता है क्या? वेबर टेस्ट। और राइने टेस्ट कौन सा होता है? वो कौन सा होता है? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। कौन सा? यहां पे लिख देता हूं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, मतलब यहां पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोल सकता हूं। क्या? कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस को चेक करने के लिए किया जाता है। तो दोनों ही हियरिंग टेस्ट को करने के लिए किया जाता है कौन सा? वेबर और राइने टेस्ट। यस,
कोल्ड टेस्ट, सर कोल्ड टेस्ट कौन सा होता है? कोल्ड टेस्ट हमेशा सर प्रोटीन के लेवल को चेक करने के लिए, और प्रोटीन में भी हमेशा स्पेशली एल्बुमिन का लेवल चेक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि याद रखना हॉट और कोल्ड टेस्ट दो टेस्ट होते हैं। ये यूरिन का टेस्ट होता है, किसका टेस्ट होता है? यूरिन में प्रोटीन देखा जाता है। तो याद रखना हॉट और कोल्ड टेस्ट कहीं पे भी नाम आता है तो बोल देना एल्बुमिन को चेक कर रहे हैं, प्रोटीन को चेक कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा राइने और वेबर टेस्ट आता है तो हियरिंग लॉस को चेक करने के लिए किया जाता है। देन एलन टेस्ट आता है तो बोल देना बिफोर एबीजी हम एडिक्वेसी ऑफ अल्नर आर्टरी को चेक करने के लिए किया जाता है। तो यहां पे अपना ए ऑप्शन सही जवाब रहेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल पे चलते हैं और देखते हैं आगे का सवाल क्या कहना चाह रहा है। इसमें क्या पूछना चाह रहा है? विच ऑफ दी फॉलोइंग नर्सिंग मेजर्स शुड बी अवॉइडेड इन ए पेशेंट विद इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। यदि सर किसी का बात करते हैं आईसीपी, सर नॉर्मल आईसीपी कितना होता है? नॉर्मल आईसीपी होता है 5 से 15 mmHg होता है, 5 to 15 mmHg नॉर्मल प्रेशर होता है किसका? आईसीपी का। यदि सर ये आईसीपी हो गया, क्या आईसीपी हो गया किसी पर्सन का ज्यादा? सर आईसीपी कब कब ज्यादा हो सकता है? इंडिकेशन डाल देता हूं सर, यदि किसी को हेड इंजरी हो जाए, यदि किसी को हेड इंजरी हो जाता है तो उसका आईसीपी बढ़ जाएगा। हेड इंजरी में मोस्ट कॉमन देखा जाता है कि आईसीपी बढ़ जाता है, यस। अब बात आती है नॉर्मली कि सर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, उस पेशेंट में क्या नहीं करेंगे? क्या उसको सक्शनिंग नहीं करेंगे? सक्शनिंग फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, एनजी ट्यूब फीडिंग, फाउलर्स पोजीशन, कैथेटराइजेशन। सर यदि इंक्रीज आईसीपी होता है तो उसका कैथेटराइजेशन से, यूरिनरी कैथेटराइजेशन से इसका कोई भी संबंध नहीं है, मतलब ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, इससे कोई रिलेशन नहीं होगा। फाउलर्स पोजीशन, सर फाउलर्स पोजीशन देने से आईसीपी डिक्रीज होता है तो ये तो हम दे सकते हैं, ये तो हम दे सकते हैं फाउलर्स पोजीशन। अरे फाउलर्स पोजीशन क्या है? फाउलर्स पोजीशन में 60 डिग्री एंगल को अप कर देते हैं बेड को। क्या करेंगे? हेड एंड बेड को एलिवेट कर देंगे, अप कर देंगे, कितना? 45 to 60 डिग्री एंगल अप कर देंगे, उसको हम फाउलर्स पोजीशन बोल के चलेंगे। तो फाउलर्स पोजीशन दे सकते हैं, बिकॉज फाउलर पोजीशन देने से इंक्रीज आईसीपी नहीं होगा, इससे तो डिक्रीज ही होगा। एनजी ट्यूब फीडिंग देने से आईसीपी के ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट यहां पे सही ऑप्शन रहेगा, सही जवाब रहेगा कि सक्शनिंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम, लंबे टाइम के लिए यदि सक्शनिंग करते हैं, लंबे टाइम के लिए यदि सक्शनिंग करेंगे तो 100% मान के चलो क्या होगा? उसका आईसीपी बढ़ जाएगा। आईसीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमें कभी भी लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक सक्शनिंग नहीं करनी चाहिए जिस पेशेंट में आईसीपी बढ़ा हुआ है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। सक्शन से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि फिजिशियन ऑर्डर्ड ओरल एज वेल एज नेजल सक्शन टू ए क्लाइंट, यू विल डू सक्शन फर्स्ट इन ए पेशेंट। मतलब यदि वहां पे दिया हुआ कि सर आपको करना है सक्शन, और सक्शन करना है तो सबसे फर्स्ट क्या वहां पे माउथ में करेंगे या फिर दूसरा पॉइंट है नोज में करेंगे? तो सबसे फर्स्ट कहां पे करेंगे? तो याद रहे कि सर सबसे फर्स्ट हम करने वाले हैं माउथ में, सबसे फर्स्ट करने वाले हैं माउथ में, और सेकंड यहां पे प्रायोरिटी देंगे नोज को। पहले हम माउथ में करेंगे और फिर नोज में करेंगे। याद कैसे रखेंगे? एम पहले आता है, एन बाद में आता है। एम पहले आता है और एन बाद में आता है, तो एम पहले करेंगे, एन बाद में करेंगे, मतलब माउथ में फर्स्ट करेंगे और नोज में बाद में करेंगे। यस सर, इसका रेशनल क्या है? इसका रेशनल ये है कि सर यदि माउथ में पहले नहीं किया, नोज में कर दिया, नोज में कर दिया तो क्या होगा? आपने फेरिंग्स को, नेजोफेरिंग्स को स्टिमुलेट कर दिया। यदि आपने नोज में पहले कर दिया तो नेजोफेरिंग्स को क्या कर दिया? स्टिमुलेट कर दिया। नेजोफेरिंग्स को स्टिमुलेट कर दिया और माउथ में जो भी सिक्रेशन है वो क्या हो जाएगा? एस्पिरेट हो जाएगा। एस्पिरेट होने की वजह से पेशेंट को एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो जाएगा, पेशेंट को एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो जाएगा, एस्पिरेशन पेशेंट को न्यूमोनिया हो जाएगा। यस, तो ये काम हम नहीं करने वाले हैं, सबसे फर्स्ट माउथ का सक्शन करेंगे। तो यहां पे फर्स्ट है माउथ, नोज, वेयर द सिक्रेशन इज मोर,
वेहर द सिक्रेशन इज लेस, नहीं, यहां पे माउथ का सक्शन करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे इसको, और सेकंड प्रायोरिटी होगी नोज की। यस, तो हमारा ए ऑप्शन यहां पे सही जवाब रहने वाला है। यहां पे ए ऑप्शन सही जवाब होने वाला है कि सबसे पहले हम माउथ का सक्शन करेंगे, दूसरा नोज का करेंगे। बिकॉज रैशनल ये है कि नोज में सक्शन पहले करने से नेजोफेरिंक्स को स्टिमुलेट करके और माउथ में जो भी सिक्रेशन वो अंदर चला जाएगा और एस्पिरेशन हो जाएगा, एस्पिरेशन न्यूमोनिया कोज करेगा। तो हम पहले करेंगे माउथ का, देन करेंगे नोज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझेंगे इसको, केयरफुली रीड करके आंसर देंगे। क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है फॉर मैनेजिंग हीमोथोरेक्स, क्या है पेशेंट को हीमोथोरेक्स, और हीमोथोरेक्स वाले पेशेंट को क्या लगा दिया, आईसीडी लगा दिया। इज इंसर्टेड इन ए पेशेंट कंटिन्यूअस बबलिंग, क्या हो रहा है वहां पे, कंटिन्यूअस बबलिंग हो रहा है। इन द वाटर सील इंडिकेट, क्या कर रहा है वहां पे, क्या कर रहा है सर, किसी पेशेंट को आईसीडी लगा दिया, आईसीडी लगा दिया सर। आईसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, बोल देना, इंटरकोस्टल ड्रेनेज, इंटरकोस्टल ड्रेनेज, ये रहेगा आईसीडी का फुल फॉर्म। सर आईसीडी को दूसरे नाम से हम बोल सकते हैं चेस्ट ट्यूब बोल सकते हैं, इसको चेस्ट ट्यूब बोल सकते हैं, या फिर इसको वाटर सील सिस्टम बोल सकते हैं, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम बोल सकते हैं, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम बोल सकते हैं, या वाटर सील सिस्टम बोल सकते हैं। यस, तो ये रहेगा आईसीडी का दूसरा नाम, कि इस नाम से एग्जाम में पूछ सकता है। सर यदि आईसीडी हम लगाते हैं, आईसीडी लगाते हैं तो सर इसमें 3 बोतल होती है, यहां पे बात करूंगा, यहां पे सर इसमें बोतल्स की बात करेंगे तो 3 बोतल्स होती हैं। कौन कौन सी बोतल होती है सर, फर्स्ट बोतल होती है, सीक्वेंस होती है इनकी, फर्स्ट बोतल कौन सी रहेगी, सबसे फर्स्ट रहेगी ड्रेन बोतल, सबसे फर्स्ट रहेगी ड्रेन बोतल, दूसरे नंबर की रहेगी वाटर सील बोतल, वाटर सील बोतल रहेगी दूसरे नंबर की। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट रहेगा यहां पे सक्शन बोतल, सक्शन बोतल रहेगी। ये 3 बोतल यहां पे रहती है। तो सीक्वेंस एग्जाम में पूछता है कि फर्स्ट बोतल कौन सी है, ड्रेन बोतल, दूसरी रहेगी वाटर सील सिस्टम बोतल, और तीसरी रहेगी सक्शन बोतल। सर यहां पे क्या पूछा कि कंटिन्यूअस बबलिंग आ रही है कौन से में, वाटर सील बोतल में। सर वाटर सील बोतल में यहां पे कंटिन्यूअस बबलिंग आ रही है। सर यहां पे यदि इंटरमिटेंट बबलिंग आती है, यदि इंटरमिटेंट बबलिंग आती है, इंटरमिटेंट बबलिंग का मतलब ये नॉर्मल फाइंडिंग है, दैट इज नॉर्मल फाइंडिंग, दैट इज ए नॉर्मल फाइंडिंग। यहां पे कोई इंटरवेंशन, नो नीड ऑफ एनी इंटरवेंशन, देन डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ओनली डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। अरे भाई सिंपल सी बात मैंने ये बोली है कि वाटर सील बोतल में यदि कंटिन्यूअस बबलिंग नहीं आके इंटरमिटेंट बबलिंग आ रही है तो इंटरमिटेंट दैट इज नॉर्मल फाइंडिंग, यहां पे कुछ नहीं करना, डॉक्यूमेंटेशन करना है। लेकिन यहां पे ये बोल दिया कि वहां पे बबलिंग आ रही है, वो कौन सी है, कंटिन्यूअस बबलिंग आ रही है। अरे कंटिन्यूअस बबलिंग आ रही है इसका मतलब समझ सकते हैं, कंटिन्यूअस बबलिंग आ रही है इसका मतलब एयर और कहीं से और आ रही है। कंटिन्यूअस बबलिंग का मतलब यह है कि एयर और कहीं से दूसरा उसको वे मिल गया, दूसरे वे से भी कंटिन्यूअस वहां पे एयर आ रही है, और कंटिन्यूअस एयर आ रही है इसका मतलब बोल सकते हैं कि एयर लीकेज हो गया। तो ऑप्शन क्या रहेगा, इट इज नॉर्मल फाइंडिंग। क्या नॉर्मल फाइंडिंग रहेगी, नहीं रहेगी। नॉर्मल फाइंडिंग तो ये है, नॉर्मल फाइंडिंग में तो इंटरमिटेंट बबलिंग होती है, तो ये नॉर्मल फाइंडिंग तो नहीं है। इंडिकेट एयर लीकेज, क्या एयर लीकेज को इंडिकेट करता है, यस हमने देखा कि यहां पे एयर लीकेज हो रहा है, तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। टाइम टू रिमूव द आईसीडी, ये टाइम है कोई रिमूव करने का। अरे टाइम कौन सा रहेगा, यदि हमारा 24 आवर में लेस देन 100 ml यदि कोई वहां पे ड्रेन आ रहा है तो हम बोल सकते हैं आईसीडी रिमूव करना चाहिए, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। 24 आवर में लेस देन 100 ml ड्रेनेज आता है तो वहां पे हम डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि लेस देन 100 आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम रिमूव कर देंगे आईसीडी को। तो ये आईसीडी रिमूव करने का कोई इंडिकेशन नहीं है। देन करेंगे फुली एक्सपेंडेड चेस्ट, क्या फुली एक्सपेंडेड चेस्ट होगा उसमें कंटिन्यूअस बबलिंग आएगी, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। तो यहां पे बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा।
कि सर यदि वाटर सील बोतल में कंटिन्यूअस बबलिंग आ रही है, इसका मतलब वो एयर लीकेज हो चुका है, वहां पे एयर आ रही है इसलिए कंटिन्यूअस बबलिंग आ रही है। और नॉर्मल फाइंडिंग में क्या होता है, इंटरमिटेंट बबलिंग आती है, जिसको हम फ्लैक्चुएट बोल सकते हैं, अप एंड डाउन बोल सकते हैं, या फ्लैक्चुएट ऑफ ए फ्लूइड या एयर बोल सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हर क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, इसका मतलब समझ जाना कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर है। चलो देखते हैं। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू चेक द पोजीशन ऑफ ए न्यूली प्लेस्ड एनजी ट्यूब। यहां पे बोल दिया कि एक नई क्या लगाई है, न्यू प्लेस्ड एनजी ट्यूब लगाई है, मतलब नई एक पेशेंट को एनजी ट्यूब डाला है, न्यू मतलब अभी लगाया है। तो उसको एक्यूरेट चेक कैसे कर सकते हैं कि सर वो लंग्स में है, सर वो स्टोमक में है, सर वो इंटेस्टाइन में, या फिर माउथ में कोलिंग हो रही है। माउथ में कोइलिंग हो रही है मतलब सही एक्यूरेट, यहां पे क्या बोला, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कहां से पता लगा सकते हैं। तो एक्यूरेट यदि इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है तो वहां पे आंसर क्या जाएगा, क्या है यहां पे, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर एक्सरे टू चेक पोजीशन, क्या एक्सरे करेंगे, ऑब्जर्विंग द कलर ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, कलर चेक करेंगे, टेस्टिंग द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, then auscultating over the gastric areas air is injecting into the tube। सर यहां पे चारों, यहां पे एक कंडीशन दी हुई है, यहां पे एक्यूरेट बोला है, एक्यूरेट का मतलब एक ही आंसर होगा। तो एक्यूरेट कहां से चेक कर सकते हैं, सर एक्यूरेट तो हम एक्सरे से ही चेक कर सकते हैं। तो पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, नैंजी ट्यूब या रायस ट्यूब इंसर्ट करने के बाद में पेशेंट की एक्यूरेट पोजीशन चेक करने के लिए एनजी का, टू चेक द एक्यूरेट पोजीशन ऑफ एनजी देन परफॉर्म चेस्ट एक्सरे, ये रहेगा एक्यूरेट पोजीशन को चेक करने का मेथड। यदि सर दूसरे बात करें हम क्या क्या कर सकते हैं, सर बहुत सारे मेथड होते हैं, हम उसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट तो एक्सरे से ही चेक कर सकते हैं। तो एक्यूरेट एक्सरे से चेक कर, क्या सर गैस्ट्रिक की कंटेंट को कलर देख के कर सकते हैं, कर सकते हैं, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। सर पीएच को चेक करके कर सकते हैं, यस पीएच को चेक करके कर सकते हैं, स्टोमक की पीएच को, एस्पिरेट कंटेंट, वहां पे एनजी ट्यूब डालेंगे, एस्पिरेट करेंगे, एस्पिरेट कंटेंट की पीएच चेक करेंगे, पीएच से भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ज्यादा यहां पे एक्यूरेट मेथड नहीं होगा। नेक्स्ट अस्कल्टेटिंग, यहां पे क्या करेंगे, 10 ml की सिरिंज लेंगे और यहां पे एयर पुश करेंगे, पुश करके यहां पे एपिगैस्ट्रिक एरिया में स्टेथोस्कोप लगा के सुनेंगे, वहां पे आवाज आएगा, कौन सा, वुशिंग साउंड आएगा, कौन सा साउंड आएगा, वुशिंग साउंड आएगा। यदि वो वुशिंग साउंड आता है इसका मतलब समझ जाना कि वो जो एनजी ट्यूब है वो कहां पे, पूरी स्टोमक में जा चुकी है, तो इसको बोलेंगे क्या, वुशिंग साउंड। यस, तो यहां पे एक्यूरेट यदि चेक करना है तो एक्यूरेट चेक करेंगे, क्या एक्सरे से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पे देखना चाहेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ट्रेकियोस्टोमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके किससे रिलेटेड है, ये प्रोसीजर है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में प्रोसीजर से रिलेटेड है सभी क्वेश्चन, और यहां पे प्रोसीजर से रिलेटेड के साथ साथ में ये प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन यहां पे आपके सामने। तो ये ट्रेकियोस्टोमी का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ट्रेकियोस्टोमी इज यूजुअली परफॉर्म्ड बिटवीन द ट्रेकियल रिंग ऑफ कार्टिलेज ऑफ, यहां पे सर हमारा जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया में रिंग होती है, क्या होती है, रिंग होती है, कार्टिलेज होता है सर, ये कार्टिलेज जो होता है, रिंग होती है, वो संख्या में होती है 16 से 20, क्या होती है, नंबरिंग 16 से 20 होती है। सर यहां पे कौन सी के बीच में करेंगे, यहां पे सेकंड और थर्ड के बीच में करेंगे, सेकंड और थर्ड के बीच में करेंगे, या सर फिर थर्ड और फोर्थ के बीच में करेंगे, किसके बीच में करेंगे, बेस्ट कौन सा है। तो यहां पे ये बोला है यूजुअली, यहां पे मोस्ट कॉमन नहीं बोला, यहां पे इमरजेंसी नहीं बोला, यहां पे इलेक्टिव नहीं बोला, इसने बोला यूजुअली। तो यूजुअली कहां करते हैं, यूजुअली हमेशा कहां करते हैं बताइए,
यूजुअली कहां पे करेंगे, सेकंड और थर्ड पे करके चलेंगे। सी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा, राइट जवाब होगा अपना। सर ये एक तो हम कर सकते हैं कहां पे, सेकंड और थर्ड, एक करते थर्ड और फोर्थ, ये भी हम करते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ कभी नहीं करेंगे, ये भी कभी नहीं करते हैं। सर ये फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसको देंगे, यूजुअली तो यही करके चलते हैं, और कभी कभी हमें थर्ड एंड फोर्थ भी कर लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि सर इमरजेंसी में कब करते हैं, तो यदि कोई इमरजेंसी है तो हम करेंगे थर्ड और फोर्थ। यदि हम इलेक्टिव की बात करेंगे, यदि इलेक्टिव की बात करेंगे तो इलेक्टिव बात होगी वो रहेगी सेकंड और थर्ड। इमरजेंसी में ट्रेकिस्टोमी करना है तो थर्ड और फोर्थ पे करेंगे, यदि इलेक्टिव करना है तो सेकंड और थर्ड पे करके चलेंगे। इतना बात समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहां पे अपना सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, सेकंड और थर्ड में क्या करेंगे, ट्रेकियोस्टोमी करके चलेंगे। ट्रेकियोस्टोमी क्या है सर, ट्रेकियोस्टोमी क्या है, ट्रेकियोस्टोमी क्या है, ट्रेकियोस्टोमी नॉर्मल में बात करूंगा आर्टिफिशियल या सर्जिकल, आर्टिफिशियल या सर्जिकल ओपनिंग, सर्जिकल ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, दैट इज नॉन एज ट्रेकियोस्टोमी। ये रहेगी ट्रेकियोस्टोमी की डेफिनेशन। सर ट्रेकियोस्टोमी कैसे कैसे करते हैं, मैं बोलूंगा सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, पहले की बात तो यह है पेशेंट से कंसेंट लेंगे, कंसेंट लेके उसको पूरा समझाएंगे, ठीक है। देन वहां पे और सारी पूरी सारी तैयारी करेंगे। उसके बाद जो प्रोसीजर वो कैसे करेंगे, सर पेशेंट को पोजीशन देंगे, वो देंगे क्या, पेशेंट को हाइपर एक्सटेंड पोजीशन देंगे हेड की, जिसको हम बोल सकते हैं सुपाइन विद हाइपर एक्सटेंड ऑफ नेक, हाइपर एक्सटेंड ऑफ नेक, ये पोजीशन रहेगी पेशेंट की। और इसमें ये और बोल सकते हैं कि उसके शोल्डर के नीचे हम क्या लगा देंगे, सैंड बैग और लगाएंगे। शोल्डर के नीचे सैंड बैग लगा सकते हैं, पिल्लो लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, प्रोमिनेंट अच्छे से हो जाएगा अपना ट्रेकिया। तो ये रहेगी पोजीशन। सर पोजीशन देके क्या करेंगे, पोजीशन देके साइड को पेंट करना है, स्पेस कम है तो थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। सर ये साइड को क्या करना है, पेंट करना है। पेंट हम बीटाडीन से करेंगे, यस। पेंट करने के बाद में सर उसको क्या करेंगे, लोकल अनस्थीसिया देंगे, लोकल अनस्थीसिया देंगे। लोकल अनस्थीसिया देने के बाद में हम क्या करेंगे, सर उसके ऊपर कट लगाएंगे। क्या करेंगे, कट लगाएंगे। सर कितने नंबर की ब्लेड से, 11 नंबर की ब्लेड से कट लगा देंगे। कितने नंबर की ब्लेड से, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और मैं बोलूं कि एम्स की प्रीवियस एग्जाम में तो 11 नंबर की ब्लेड का क्वेश्चन डायग्राम समेत पूछा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्या, 11 नंबर की, 11 नंबर की ब्लेड होती है कट लगाने के लिए जब हम ट्रेकियोस्टोमी करते हैं किसी पेशेंट की। सर 11 नंबर की ब्लेड से कट लगा दिया, कट लगाएंगे तो ब्लड आएगा, ब्लड आएगा तो क्या करेंगे, सक्शन करेंगे। और सक्शन कर दिया, देन क्या करेंगे, अभी हम कर देंगे इंसर्ट ट्यूब को, ट्यूब को क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। किसको, ट्यूब को इंसर्ट कर देंगे, और इंसर्ट करके क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। यस, ये रहेगा हमारा प्रोसीजर, ये रहेगा हमारा पूरा प्रोसीजर किसका, ट्रेकियोस्टोमी का। यस, और यूजुअली किसमें करते हैं, सेकंड और थर्ड। और हम यदि इमरजेंसी में करेंगे तो इमरजेंसी कंडीशन में फटाफट करना है, जल्दबाजी में करेंगे तो थर्ड और फोर्थ पे कर सकते हैं। इसका मोस्ट कॉमन और सीवियर कॉम्प्लिकेशन होगा, सीवियर की बात कर रहा हूं, सीवियर कॉम्प्लिकेशन होगा लैरिंजियल नर्व इंजरी या लैरिंजियल नर्व डैमेज हो सकता है। सो यहां पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कहना चाह रहा है। ये सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। बाबा श्याम आपके ऊपर कृपा बनाए रखे कि आपको सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में मिले और आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका पेपर अच्छा हो। तो ये बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, सदा से बनी हुई है और बनी रहेगी। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। Which of the following infectious agent to be can be transmitted by blood transfusion? सर ऐसा कौन सा इंफेक्शन है जो ब्लड से फैल सकता है, ब्लड से कौन कौन सा इंफेक्शन फैल सकता है। तो मैं यहां पे पहले बात करना चाहूंगा, यदि सर किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को ब्लड डोनेट करना है, क्या करना है, किसी पर्सन को ब्लड डोनेट करना है। यदि किसी पर्सन को ब्लड डोनेट करना है तो उसकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, क्वालिटी में सर डिजीज फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए। कितनी डिजीज फ्री, 5 डिजीज फ्री होना चाहिए। और 5 डिजीज में कौन कौन सी आएंगे तो लिख देना सर, वो मलेरिया फ्री होना चाहिए,
मलेरिया फ्री होना चाहिए, उसको सिफिलिस नहीं होना चाहिए, सिफिलिस नहीं होना चाहिए, उसको HIV नहीं होना चाहिए, उसको HBS नहीं होना चाहिए, HIV नहीं होना चाहिए, हेपेटाइटिस बी नहीं होना चाहिए, हेपेटाइटिस बी लिख देता है इसको, क्या HBS AG को हेपेटाइटिस बी बोला जाता है वैसे तो यहां पे बोल रहा हूं हेपेटाइटिस बी नहीं होना चाहिए, उसको हेपेटाइटिस सी नहीं होना चाहिए। और हेपेटाइटिस बी को क्या बोला जाता है, हेपेटाइटिस बी को क्या बोला जाता है, HBsAg पॉजिटिव, HBsAg पॉजिटिव, उसको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव बोला जाता है। तो ये 5 डिजीज फ्री होना चाहिए, कितनी डिजीज, 5 डिजीज फ्री होना चाहिए, वही पेशेंट क्या, वही पर्सन क्या ब्लड डोनेट कर सकता है। और इन 5 डिजीज से फ्री पर्सन कोई होगा वो किसी दूसरे पर्सन को ब्लड दे सकता है। मतलब सर मलेरिया नहीं होना चाहिए, सिफिलिस नहीं होना चाहिए, HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, यस। तो बात करेंगे कि सर हेपेटाइटिस सी क्या फैल सकता है, यस हेपेटाइटिस फैल सकता है, इसलिए हमें यहां पे हेपेटाइटिस वाले पेशेंट का ब्लड नहीं लेते, मतलब ये पॉइंट भी सही पॉइंट है। सर HIV वाला HIV से भी फैल सकता है, तो HIV यहां पे है, तो ये भी सही पॉइंट है। प्लाज्मोडियम, सर प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेल, प्लाज्मोडियम बहुत सारे यहां पे टाइप होते हैं, यस। तो प्लाज्मोडियम मतलब ये मलेरिया की बात है, क्या है, ये मलेरिया की बात है, तो ये भी सही बात है। ऑल ऑफ दी, अरे बिल्कुल सही बात है, मतलब डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा कि सर ये तीनों बीमारी ऐसी हैं, तीनों डिजीज ऐसी हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलती हैं, तीनों ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलती हैं। इसलिए किसी पर्सन को यदि तीनों बीमारियों में से कोई भी बीमारी है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसका या फिर डोनेट नहीं कराएंगे इसका ब्लड, यस। तो ये तीनों बीमारी ब्लड से फैलने वाली है, तो यहां पे ऑल ऑफ दीज आंसर आ गया, मतलब डी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा अगला क्वेश्चन। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन और मैं कहता हूं कि ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक रहेगा, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है एसिड बेस बैलेंस, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में 1 2 3 4 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। क्या कहना चाह रहा है, ए पेशेंट हु इज इन अनरेस्पॉन्सिव सिचुएशन is reported to the emergency triage with unknown history. On assessment it is found as respiration are deep and rapid, ABG value RPS 7.20, PCO2 21, H यहाँ पे HCO3 Hg बोला, यहाँ पे PaO2 92 रहेगी और HCO3 ओनली 8 है। क्या यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते हो कि पेशेंट को क्या है, क्वेश्चन क्या है, इसको सिंपल मैं बता देता हूं आपको। एक पेशेंट आया, उसकी अननोन हिस्ट्री हमारी इमरजेंसी में आया है, इमरजेंसी में आया है, उसकी अननोन हिस्ट्री है और आगे आके क्या बोल रहा है, उसका ट्राइज सिस्टम में आया, कहां पे, ट्राइज में आया है। अब अननोन हिस्ट्री है, उसका रेस्पिरेशन बहुत डीप आ रहा है और उसका रैपिड आ रहा है। उसकी हमने क्या किया, डॉक्टर ने बोला इसका आर्टेरियल ब्लड गैस कर दो, हमने ब्लड गैस कर लिया, उसका रेडियल आर्टरी से सैंपल ले लिया और उसका एबीजी करवा दिया। सर एबीजी वैल्यू में क्या आया, वहां पे एबीजी वैल्यू में देखने को मिला, एबीजी वैल्यू में अलग से लिख लूं अच्छा समझ में आएगा। पीएच यहाँ पे 7.20 आ गई उसकी, यहां पे CO2 क्या आ गई, CO2 आ चुकी है वहां पे कितनी 21 mm ऑफ Hg आ गई है। यहां पे PO2, सर PO2 वहां पे पेशेंट की आई है 92 mm ऑफ Hg आ गई है। और यदि HCO3 की बात करें तो HCO3 आया ओनली 80 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये रहेगा क्या, ये वैल्यू वहां पे मिलने वाली है। सर पीएच क्या है, यहां पे पीएच कम हुई है, पीएच डिक्रीज हुई है। CO2 क्या है, CO2 डिक्रीज हुई है। HCO3 यहां पे क्या हुआ, HCO3 डिक्रीज हुआ है। O2 को देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, O2 यहां पे नॉर्मल रेंज में है, ये क्या है, नॉर्मल रेंज में, इसको देखने की जरूरत नहीं है, 3 पॉइंटों को देख लो। अब हम देखेंगे सर एक होता है रोमे फॉर्मूला, क्या होता है, रोमे फॉर्मूला होता है। रोमे फॉर्मूला क्या कहता है, ROME, रोमे फॉर्मूला क्या कहता है, रेस्पिरेटरी अपोजिट
ओ का मतलब यहां पे होगा अपोजिटी, मेटाबॉलिक इक्वल, यहां पे मेटाबॉलिक इक्वल ये रहेगा, मेटाबॉलिक इक्वल। तो बात ये है कि सर रेस्पिरेटरी अपोजिट का मतलब ये है पीएच हमेशा CO2 के अपोजिट होना चाहिए, पीएच हमेशा CO2 के अपोजिट होनी चाहिए, CO2 के हमेशा अपोजिट होनी चाहिए। और मेटाबॉलिक इक्वल का मतलब पीएच हमेशा HCO3 के इक्वल होनी चाहिए। तो बात को समझो, पीएच यहां पे कम है, CO2 यहां पे कम है, होना चाहिए क्या रेस्पिरेटरी अपोजिट, ये है इक्वल, दोनों कम हो रहे हैं, मतलब रेस्पिरेटरी वाला फॉर्मूला नहीं बैठेगा, मतलब यहां पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कुलोसिस, रेस्पिरेटरी का नाम तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल रेस्पिरेटरी हटा दिया। सर मेटाबॉलिक में देखते हैं, मेटाबॉलिक क्या कहता है, मेटाबॉलिक इक्वल मतलब पीएच HCO3 के इक्वल होगी, पीएच कम हो रही है, पीएच कम हो रही है, HCO3 भी कम हो रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहां पे मेटाबॉलिक वाली कंडीशन बैठ जाती है। यहां पे कौन सी कंडीशन, मेटाबॉलिक। तो अभी तक हमने क्या जाना कि सर हमें मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी को कैसे जान सकते हैं, ये हमें कौन बताता है, रोमे फॉर्मूला बताता है। रोमे फॉर्मूला ये बता देता है कि यहां पे रेस्पिरेटरी आएगा भाई साहब और यहां पे मेटाबॉलिक आएगा, तो रेस्पिरेटरी आएगा, मेटाबॉलिक आएगा, ये रोमे भाई साहब हमें बताएगा और उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो यहां पे बता दिया कि रेस्पिरेटरी तो नहीं आएगा, मेटाबॉलिक आएगा, तो मेटाबॉलिक की रेस्पिरेटरी को तो उड़ा दो, ये भी नहीं आएगा रेस्पिरेटरी और ये भी नहीं आएगा। सर मेटाबॉलिक आएगा, सर मेटाबॉलिक की कौन सा आएगा, पीएच कम है, अरे पीएच जब जब कम होती है सबको पता है सर, पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल 0 to 14 होता है, एक मिड का पॉइंट 7 होता है, जहां पे न्यूट्रल पीएच बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल पीएच बोल सकते हैं। इसकी न्यूट्रल पीएच किसकी होती है, वाटर की होती है। यदि सर 7 से इधर जाएंगे तो एसिडिक मीडियम होगा, और यदि सर 7 से इधर जाएंगे तो क्या होगा, एल्केलाइन मीडियम होगा। 7 से ऊपर जाएंगे तो एल्केलाइन और 7 से बिलो आएंगे तो एसिडिक मीडियम होगा। ये पीएच स्केल होता है, 0 to 14 रीडिंग होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि जो पीएच की जो स्केल होता है उसका रीडिंग कितना होता है, 0 to 14 होता है। और पीएच का फुल फॉर्म भी पूछ ले तो बोल देना पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल के चलेंगे। तो यहां पे ये पूछा कि 7 से कम है, मतलब 7 के इधर आता है, अरे 7 पॉइंट, क्योंकि नॉर्मल अपने को एबीजी की पता होनी चाहिए वैल्यू, नॉर्मल एबीजी कितना होता है, देखो यहां पे लिख रहा हूं पीएच होता है 7.35 to 7.45। नेक्स्ट यहां पे PCO2 होता है कितना, 35 से 45 mmOPG, और PO2 होता है 80 से 100 mmOPG, और HCO3 नॉर्मल होता है 22 से 27 मिलीकुलेंट पर लीटर। तो सर यहां पे 7.35 से कम होगी, 7.35 से कम है, 7.35 से कम है, इसका मतलब एसिडोसिस होगा। तो यहां पे पॉइंट अपना आ जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कौन सा पॉइंट सही होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। यहां पे HCO3 भी कम है, HCO3 का नॉर्मल लेवल कितना होता है, HCO3 का नॉर्मल लेवल होता है 22 से 27, 22 to 27 मिलीकुलेंट पर लीटर। तो ये भी क्या हो रहा है, यहां पे कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो एसिडोसिस में जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। याद रखना मेटाबॉलिक रिलेटेड टू HCO3, HCO3 is related to metabolic condition, HCO3 is related to metabolic condition, CO2 is related to respiratory condition। तो याद रहे यदि HCO3 जब कोई भी डाटा कम होगा तो एसिडोसिस, ज्यादा होगा तो एल्किलोसिस। यस, तो HCO3 यदि कम हो रहा है तो यहां पे मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होगा। यहां पे हमारा बी ऑप्शन सही ऑप्शन होने वाला है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं और देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं और आगे वाला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सभी रीड करके आंसर दे, सभी कमेंट बॉक्स में। हाँ, इसमें पूछ रहा है
हाउ कैन वी कंफर्म द पोजीशन ऑफ एनजी ट्यूब आफ्टर इंसर्शन। सर हम एक एनजी ट्यूब को कैसे कंफर्म कर सकते हैं, ये प्रीवियस हमने बात किया था और डिटेल से बात करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें चेंजेज है। बाई डिपिंग टिप ऑफ द ट्यूब इन बॉवल ऑफ वाटर। सर हम एनजी ट्यूब, ये पेशेंट हमारे पास में और पेशेंट के लगा दी एनजी ट्यूब, इसको एक बॉवल में कटोरी में डुबा देंगे और इस बॉवल में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब ये हम इसमें डुबाएंगे, इस ट्यूब टिप ऑफ एनजी ट्यूब को यहां पे बॉवल में डुबा दिया है, इमर्ज कर दिया है। यदि उसे यहां पे पानी भरा हुआ उस बॉवल में और इस पानी में यदि बबल्स आएंगे, बुलबुले आएंगे, यदि बबल्स आते हैं तो वहां पे बोल देंगे कि ट्यूब कहीं ना कहीं लंग्स में जा चुकी है, ट्रेकिया में जा चुकी है, इसलिए वहां पे बबल्स आ रहे हैं। तो पहला तो ये है, बिल्कुल सही है, इससे कर सकते हैं, यस बिल्कुल सही बात। पुशिंग सम एयर एंड अस्कल्टेटिंग, कुछ एयर यहां से पुश करेंगे, अस्कल्टेट करेंगे स्टेथोस्कोप लगा के, कहां पे, एपिगेस्ट्रियम एरिया में, यस ये भी कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे, ये तो सबसे बेस्ट है चेस्ट एक्सरे, तो मतलब ऑल ऑफ दीज, मतलब डी ऑप्शन सही होगा, सब कर सकते हैं। सर एनजी ट्यूब की परफेक्ट पोजीशन देखने के लिए, एक सही पोजीशन जानने के लिए हम सब कर सकते हैं। हमें एयर पुश करके देख सकते हैं स्टेथोस्कोप से, उसकी पीएच चेक कर सकते हैं, उसको इमर्ज कर सकते हैं बॉवल ऑफ वाटर में, उसका चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, सब यहां पे कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन है यहां पे सही जवाब होने वाला है। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्किन ट्रिगर टेस्ट इज यूज्ड टू असेस। स्किन ट्रिगर से का क्या असेस कर सकते हैं। सर यदि हम स्किन ट्रिगर चेक करते हैं तो याद रहे स्किन ट्रिगर हमेशा, ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाल्पेशन मेथड से चेक करते हैं। कौन सा मेथड है, पाल्पेशन मेथड से चेक करेंगे। और पाल्पेशन मेथड से चेक करेंगे तो स्किन के ऊपर हम ट्रिगर देखेंगे, टोनिसिटी ऑफ स्किन देखेंगे। जैसा मैं बोलना चाहूं कि ओल्ड एज में जो ट्रिगर होता है स्किन का वो कम होता है, और जो यूथ एज में यदि देखेंगे हम उसमें स्किन का ट्रिगर अच्छा होता है। यस, तो पाल्पेशन मेथड से स्किन का ट्रिगर देखेंगे। तो यहां पे ये पूछा क्या असेस कर रहे हो, अरे भाई हाइड्रेशन स्टेटस चेक कर रहे हो, लेवल ऑफ पेन, अरे पेन तो नहीं, स्किन की बात चल रही है यहां पे। स्किन की टोन यहां पे देखो, हम यदि हेल्दी हैं, यूथ हैं तो यहां पे देखो स्किन की ट्रिगर अच्छी है। ट्रिगर अच्छी का मतलब समझना बात ध्यान से, एक ओल्ड एज का पेशेंट है, ओल्ड एज का पेशेंट समझ लो या डिहाइड्रेशन का पेशेंट समझ लो, बात एक ही है। क्योंकि डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में भी जो स्किन हो जाती है रूखी सूखी हो जाती है, ओल्ड एज जैसी हो जाती है। तो ओल्ड एज में किसी की स्किन बुढ़े पर्सन की पकड़ते हैं और फिर छोड़ते हैं खींच के, तो वो धीरे धीरे अपने वापिस स्थान पे जाती है। मतलब इसका ट्रिगर, जो स्किन का ट्रिगर है बहुत कम है। यस, तो वो होता है स्किन ट्रिगर। तो लेवल ऑफ पेन, कोई लेवल ऑफ पेन वहां पे नहीं देखते स्किन ट्रिगर से। कॉन्शियसनेस, वहां पे स्किन को पकड़ के कोई कॉन्शियसनेस चेक नहीं करते हैं, कोई इंफेक्शन चेक नहीं करते हैं। मतलब वहां पे क्या देखते हैं, उसका हाइड्रेशन स्टेटस देखते हैं। ये ऑप्शन सही जवाब रहेगा। स्किन ट्रिगर को चेक करते हैं किसके लिए, हाइड्रेशन स्टेटस। किसी पेशेंट को यदि डिहाइड्रेशन हो रहा है, यदि किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसमें स्किन ट्रिगर पुअर होगा। क्या होगा, स्किन ट्रिगर पुअर होगा, स्किन ट्रिगर बिल्कुल पुअर होगा। तो इसको बोलते हैं स्किन ट्रिगर। टू चेक द हाइड्रेशन स्टेटस या टू परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ स्किन ट्रिगर इन डिहाइड्रेशन पेशेंट, ये डिहाइड्रेशन में करते हैं और डिहाइड्रेशन में हाइड्रेशन स्टेटस को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन यहां पे सही जवाब रहने वाला है। अगला सवाल देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। स्लो इन्फ्यूजन ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड, आइसोटोनिक फ्लूइड स्लो दे रहे हैं इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू इज कॉल्ड। यदि सर आइसोटोनिक फ्लूइड की बात चल रही है, आइसोटोनिक यदि फ्लूइड की बात करेंगे तो सर बात करेंगे सर इसके एग्जांपल की, किसकी, इसके एग्जांपल की। तो इसका एग्जांपल NaS 0.9% होता है, जिसमें बोल सकता हूं कि सर 0.9 ग्राम सोडियम होता है, 0.9 ग्राम सोडियम होता है कितने में, 100 ml नॉर्मल सैलाइन में।
तो ये होगा NS, NS बोल सकते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल दूसरा क्या रहेगा, इसका दूसरा एग्जाम्पल RL होगा, जिसमें RL का फुल फॉर्म होता है रिंगर लैक्टेट। क्या होता है, रिंगर लैक्टेट होता है इसका फुल नेम, और इसका अदर नेम होता है हार्टमान सॉल्यूशन। क्या होता है, हार्टमान से सॉल्यूशन होता है, हार्टमान सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका ही दूसरा नाम और क्या होता है तो बोल देना लाइफ सेविंग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसको ही RL को लाइफ सेविंग सॉल्यूशन भी बोला जाता है, लाइफ सेविंग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और इसको दूसरे नाम से और बोला जाता है तो बोल देना इमरजेंसी सॉल्यूशन, इसी को ही बोला जाता है इमरजेंसी सॉल्यूशन। तो बहुत सारे नाम मैंने बता दिए किसके, RL के, रिंगर लैक्टेट के मैंने नाम बताए, क्या, हार्टमान सॉल्यूशन, लाइफ सेविंग सॉल्यूशन। सर किसी पेशेंट को बर्न हो गया, किसी पेशेंट को हेमरेज हो गया, एक्सीडेंट ट्रोमा हो गया, उसके साथ हेमरेज हो गया, RL देंगे, that is the critical situation, then in condition, in which condition, then give the RL fluid। RL fluid कंटेन करता है ऑल इलेक्ट्रोलाइट जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वहां पे RL देके चलेंगे, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन देके चलेंगे। दैट इज कंडीशन है लाइफ सेविंग कंडीशन है, दैट इज इन दिस कंडीशन है, देन गिव फ्लूइड लाइफ सेविंग सॉल्यूशन। ओके, देन इमरजेंसी सॉल्यूशन बोलेंगे, इमरजेंसी कंडीशन में काम में लिया जाता है तो उसको इमरजेंसी सॉल्यूशन बोल के चलने वाले। यस, तो ये रहेगा RL। तो मैंने बोला एक एग्जांपल NS, दूसरा एग्जांपल RL, और तीसरा एग्जांपल कौन सा रहेगा, तीसरा एग्जांपल रहेगा डेक्सट्रोज 5% इन ए वाटर, इन ए वाटर ओनली डेक्सट्रोज 5% बोलेंगे तो हमारा चला जाएगा हाइपरटोनिक में। लेकिन मैंने बोला डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, मतलब ये रहेगा क्या, ये रहेगा क्या, आइसोटोनिक फ्लूइड के एग्जांपल। तो इसने ये बोला कि आइसोटोनिक फ्लूइड को कहां पे दे रहे हैं, सारे सबक्यूटेनियस टिश्यू में दे रहे हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू में दे रहे हैं, और वो भी बिल्कुल क्या दे रहे हैं, स्लो दे रहे हैं। तो बोल देना इसको सबक्यूटेनियस रूट से दे रहे हैं तो उसको हाइपोडर्मिस में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हाइपोडर्मिस में दे रहे हैं। हाइपोडर्मिस किसको बोलते हैं सर, सबक्यूटेनियस को ही हाइपोडर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू को ही हाइपोडर्मिक टिश्यू बोलते हैं, हाइपोडर्मिक टिश्यू बोलते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलेंगे सर ये हाइपोडर्मोक्लाइसिस, हाइपोडर्मोक्लाइसिस, हाइपोडर्मोक्लाइसिस बोल के चलेंगे। तो ये रहेगा हमारा आंसर। क्या सर, इसको डायलाइसिस बोलेंगे, नहीं, इसको डायलाइसिस नहीं बोलेंगे। डायलाइसिस में क्या होता है, आर्टेरियल वीनस फिस्टुला बनाते हैं या एसडीके डालते हैं, और वहां से क्या करते हैं, ब्लड जाता है बाहर और डायलाइजर में घूम के शुद्ध होके वापस आ जाता, उसको डायलाइसिस बोलते हैं। तो ये तो डायलाइसिस बिल्कुल नहीं होने वाला है। यस, देन हाइपोडर्मोक्लाइसिस, यस, ये पॉइंट हमारा सही होने वाला है, बी पॉइंट, बी ऑप्शन सही होने वाला है। हाइपोडर्मोक्लाइसिस याद रखना, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस सबक्यूटेनियस टिश्यू को ही हाइपोडर्मिस बोलते हैं। हाइपोडर्मिस किसको बोलते हैं, सबक्यूटेनियस, तो हाइपोडर्मोक्लाइसिस बोलेंगे। यस, प्लाज्मा फ्रेसिस, सर प्लाज्मा फ्रेसिस कभी नहीं बोलेंगे। प्लाज्मा फ्रेसिस में भी क्या होता है, प्लाज्मा फ्रेसिस के लिए मशीन होती है, जैसा कि डायलाइसिस मशीन होती है वैसा ही प्लाज्मा फ्रेसिस वाली मशीन होती है। वहां पे भी ब्लड आता है बाहर, पेशेंट जैसे डायलाइसिस प्रोसेस चलती है वैसा ही हम बोल सकते हैं, ब्लड बाहर आता है। और उसमें भी क्या होता है, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं हमारे ब्लड में, स्पेशली एंटीबॉडी की बात करते हैं, स्पेशली एंटीबॉडी की बात करते हैं, तो एंटीबॉडी को वहां पे बाहर निकाल लिया जाता है डायलाइजर से, और एंटीबॉडी को कलेक्ट करते, मतलब टॉक्सिन्स जो भी होते हैं उनको बाहर निकाल के उस ब्लड को शुद्ध कर लिया जाता है। ये इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, ऑटो इम्यून डिजीज में किया जाता है मोस्ट ऑफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कौन से पेशेंट में, ऑटो इम्यून डिजीज वाले पेशेंट में, ऑटो इम्यून डिजीज वाले पेशेंट में बहुत सारी एंटीबॉडी बन जाती हैं और परेशान करती हैं, तो स्पेशली एंटीबॉडी को निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, किससे, प्लाज्मा फ्रेसिस से। तो ये रहेगा प्लाज्मा फ्रेसिस, तो इसमें ये भी गलत पॉइंट रहेगा। एंटेरोक्लाइसिस, एंटेरोक्लाइसिस भी नहीं होगा। एंटेरोक्लाइसिस का मतलब यहाँ पे इंटेस्टाइन में कोई फ्लूइड दे रहे हैं, ऐसा कोई बात यहाँ पे हम कर नहीं रहे हैं। एंट्रल रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, तो ये पॉइंट हमारा गलत जवाब होगा, तो सी, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। क्या होगा, हाइपोडर्मोक्लाइसिस। देन इस कंडीशन में क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड को, आइसोटोनिक फ्लूइड को किस में देते हैं, स्लो इन्फ्यूजन करते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में, इसको हाइपोडर्मोक्लाइसिस बोल के चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं अगले क्वेश्चन में।
बोल रहा है यहां पे गैस्ट्रिक गवाज मींस, सर गैस्ट्रिक गवाज किसको बोलते हैं? गैस्ट्रिक गवाज का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, 2 पॉइंट बोलना चाहूंगा। एक तो होता है गैस्ट्रिक गवाज, एक तो होता है गैस्ट्रिक गवाज, एक तो होता है गवाज, एक होता है दूसरा लवाज। क्या होता है? लवाज होता है। 2 पॉइंट हमारे साथ। एक तो होता है गवाज, गवाज का मतलब होता है कैसे? फीडिंग को देना, फीडिंग देना, फीडिंग देना गवाज होगा। और यहां से क्या होगा? फीडिंग को बाहर निकालना या फिर सक्शन करना, या फिर क्या करना, या फिर क्या करना? सक्शन करना, या फिर बोल सकते हैं गैस्ट्रिक एस्पिरेशन करना। गैस्ट्रिक कंटेंट का क्या करना? एस्पिरेशन करना, एस्पिरेट करना, एस्पिरेट करना, उसको क्या बोलेंगे? लवाज। सर लवाज कौन सी कंडीशन में किया जाता है? लवाज एब्डोमिनल पॉइजनिंग में किया जाता है। एब्डोमिनल पॉइजनिंग में गैस्ट्रिक लवाज किया जाता है। एब्डोमिनल पॉइजनिंग में गैस्ट्रिक लवाज किया जाता है। तो याद रखना, लवाज का मतलब है किसी भी फूड को, कंटेंट को एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकालना। और स्पेशली लवाज का ये जो कार्यक्रम होता है वो कब किया जाता है? ये लवाज का जो प्रोसेस होता है वो एब्डोमिनल पॉइजनिंग में किया जाता है। गवाज का मतलब होता है कि कोई भी फीडिंग पेशेंट को दे रहे हो गैस्ट्रिक गवाज होगा। या नेक्स्ट तो बात करेंगे यहां पे गवाज का मतलब क्या है? गिविंग फ्लूइड, गिविंग फ्लूइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू ए ट्यूब दैट प्लेस्ड इन स्टोमक। यस, ये पॉइंट सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन सही है। मतलब फ्लूइड या कोई चीज न्यूट्रिएंट्स, कोई फूड कंटेंट हम दे रहे हैं और वो कहां पे जा रहा है? ट्यूब के थ्रू स्टोमक में जा रहा है, तो वही पॉइंट रहेगा हमारा गवाज। इरिगेशन और वॉशिंग आउट ऑफ स्टोमक कैविटी, ये तो लवाज की बात हो गई, ये तो लवाज की बात होगी, तो बी ऑप्शन में लिवाज की बात हो रही, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इंट्रोड्यूसिंग नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इनटू द स्टोमक, ये तो राइस ट्यूब इंसर्शन की बात हो रही कि सर इंट्रोड्यूस करते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को स्टोमक में। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि सर एनजी ट्यूब को इंसर्ट करने की बात यहां पे बोली जा रही है। नेक्स्ट रहेगा रिमूवल ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। सर रिमूवल ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को एक्सट्यूबेशन बोलते हैं, एक्सट्यूबेशन बोलते हैं। तो ये रहेगा क्या? रिमूवल ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो ये पॉइंट हमारा सही पॉइंट नहीं है। तो हमारा पॉइंट कौन सा? ए पॉइंट हमारा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कि सर किसी पेशेंट को फीडिंग देते हैं, कोई फ्लूइड देते हैं, कोई न्यूट्रिएंट देते हैं एनजी ट्यूब के थ्रू जो जाता है स्टोमक तक, उसको हम गवाज बोल के चलेंगे। ऑप्शन सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे पूछा है, कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ। कैल्शियम किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? कैल्शियम किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो बताइए कैल्शियम किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ। क्या होता है यहां पे? एल्डोस्टेरोन। सर एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, सोडियम को हमारी बॉडी में बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, मतलब एल्डोस्टेरोन सोडियम की मात्रा को इंक्रीज करता है, हाइपरनेट्रीमिया कर सकता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है? पैराथार्मोन क्या करेगा? बोथ ए और बी। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन है? बी और सी। बोथ, यहां पे डी ऑप्शन है, बी और सी। कौन सा ऑप्शन यहां पे सही जवाब होगा? कौन सा ऑप्शन यहां पे सही जवाब होगा? कैल्सिटोनिन, पैराथार्मोन। यस, दोनों ही क्या करते हैं? कैल्शियम को बैलेंस करते हैं। एक क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम को कम करता है, दूसरा ब्लड में कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करता है। तो सर दोनों ही करते हैं, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। क्या कि सर कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन दोनों अपोजिट काम करते हैं। एक ब्लड में इंक्रीज करता है कैल्शियम के लेवल को, दूसरा बोन में इंक्रीज करता है, मतलब एक ही ब्लड में कम करेगा, दूसरा ब्लड में ज्यादा करेगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे, कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन। तो ये यहां पे दोनों ऑप्शन रहेंगे, मतलब बी और सी यहां पे सही जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंक्लूड। सर ये कॉम्प्लिकेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कौन सा हो सकता है? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकती है,
फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, हीमोलाइटिक रिएक्शन हो सकती है। ऑल ऑफ दीज कौन सा होगा, कौन सा यहां पे होगा, क्या ऑल ऑफ दीज यहां पे डी ऑप्शन होगा, कौन सा हो सकता है यहां पे डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। सभी होते सर, कैसे होते हैं हमें समझा दीजिए। अभी बात करते हैं, पूरे तार खोल देते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। सर यदि हम कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन बीटी की बात करेंगे, तो सर यहां पे दो बात करने वाले हैं। दो बात कौन कौन सी, एक रहेगा इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन होगा, दूसरा होगा डिलेड कॉम्प्लिकेशन। कौन सा रहेगा, डिलेड कॉम्प्लिकेशन। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्यूरिंग बीटी होने वाला क्या रहेगा, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। डिलेड कॉम्प्लिकेशन कौन सा रहेगा सर, आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से लेके, आफ्टर ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से लेके 1 ईयर तक कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो वो रहेगा डिलेड कॉम्प्लिकेशन। सर बात करेंगे डिलेड कॉम्प्लिकेशन की पहले, सर पहले बात क्यों करेंगे, क्योंकि इसका एक ही एग्जांपल है क्या, आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड इज द वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलेड कॉम्प्लिकेशन, ओवरलोड, आयरन ओवरलोड। यस, तो ये नाम याद रखो हमेशा। बाकी सब बचे हुए हैं किसके रहेंगे, वो रहेंगे इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन के नाम रहेंगे। सर एक एक को गिनते हैं, देखते हैं कौन कौन से होंगे। सबसे फर्स्ट होगा हीमोलाइटिक रिएक्शन, हीमोलाइटिक रिएक्शन बोल दो या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बोल दो, बात एक ही है। दूसरा रहेगा कौन सा, दूसरा रहेगा हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यस, ये इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट अपने लिए। तीसरा रहेगा कार्डियक ओवरलोड या सर्कुलेटरी ओवरलोड, कार्डियक ओवरलोड बोल दो या फिर सर्कुलेटरी ओवरलोड बोल दो, सर्कुलेटरी ओवरलोड बोल दो, सर्कुलेटरी ओवरलोड बोल दो। नेक्स्ट बात करेंगे आगे कि सर ये हाइपर कैलेमिया हो सकता है, हाइपर कैलेमिया हो सकता है। नेक्स्ट पेशेंट को सेप्सिस हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन होंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, ये कॉम्प्लिकेशन सभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रहेंगे, जिसमें इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन और डिलेड कॉम्प्लिकेशन। याद रहे हमेशा डिलेड कॉम्प्लिकेशन का एग्जांपल याद रखो, ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है डिलेड कॉम्प्लिकेशन का एग्जांपल। आयरन ओवरलोड इज द वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डिलेड कॉम्प्लिकेशन का एग्जांपल रहेगा, तो इसको हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। यस, तो यहां पे 5 और एक टोटल 6 को याद रखो, 6 कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। 6 में क्या क्या बोला, इमीडिएट और डिलेड कॉम्प्लिकेशन। इमीडिएट में कौन कौन सा होगा, इमीडिएट में रहेगा हीमोलाइटिक रिएक्शन बोल दो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बोल दो, हाइपोकैल्सीमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ बीटी, कार्डियक ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड, हाइपर कैलेमिया, सेप्सिस, ये सभी क्या रहने वाले, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो यहां पे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, या इसी को हम ये बोलेंगे मतलब ए होगा। फ्लूइड ओवरलोड यहां पे लिखा हमने, सर्कुलेटरी ओवरलोड ये हो सकता है बी ऑप्शन, हीमोलाइटिक रिएक्शन यस सी पॉइंट। तो ऑल ऑफ दीज डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सभी यहां पे होने वाले हैं, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं आगे, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करेंगे इसकी, काउड और कोड, कोड क्या है, काउड और कोड कैथेटर हैव, मतलब यहां पे पूछा काउड, काउड और कोडल, इसको कोडल बोल दे तो और अच्छा रहेगा, कोडल कैथेटर हैव। अरे भाई काउड कैथेटर होता है, देखो मैं यहां पे बात करूंगा, काउड कैथेटर बोल दो, काउड कैथेटर या फिर कोडल कैथेटर बोल दो, कोडल कैथेटर बोल दो, कोडल कैथेटर बोल दो, या फिर इसको बोल दो टिप बेंट बोल दो,
टिप बेंट बोल दो। सर ये एक स्पेशल कैथेड्र होता है जिसको हम, ये तीनों नाम एक ही बात है, तीनों एक ही नाम है, अलग अलग एग्जामिनर अलग अलग नाम से पूछ लेता है, वैसे बाकी सभी बातें एक ही हैं, बातें हैं वही हैं। ये सर किस पेशेंट में काम में लेते हैं? ये सर किसी को हाइपर क्या हो गया, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है किसी को, क्या है, किसी पेशेंट को क्या है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट का पेशेंट है, मेल पेशेंट है, प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, उस पेशेंट में लगाएंगे। सर ये ओनली यूरोलॉजिस्ट ही लगा सकता है, यूरोलॉजिस्ट ही लगा सकता है, इसको यूज कर सकता है, हम नहीं लगाएंगे। तो टिप बेंट होता है, टिप बेंट होता है, काउड होता है, या फिर कोडल कैथेटर इसको बोलते हैं। ये सर किस पेशेंट में लगाया जाता है? तो बोल देना सर किसी पेशेंट का TURP सर्जरी हुआ है या फिर प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, उस पेशेंट में लगाते हैं। ये कैथेटर ओनली यूरोलॉजिस्ट ही लगाएगा, हम नहीं लगाएंगे। तो यहां पे बात करेंगे क्या है इसका आंसर, ए राउंड काउड टिप। यस, यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो गया कि राउंड काउड टिप होता है। ए सिंगल लुमेन विद ए स्मॉल सेंटीमीटर ओपनिंग, नहीं ऐसा कोई भी नहीं हो। बस इसमें यही बात याद रखनी है कि सर ये नॉर्मल कैथेटर की तरह ही होता है, लेकिन टिप ऐसे बेंट होता है। यहां पे इस पार्ट को थोड़ा सा मैं जूम करूं, यहां पे ये पार्ट टिप इसकी बेंट होती है, बाकी कोई भी डिफरेंस यहां पे नहीं होने वाला है। क्या होता है? टिप बेंट होती है, टिप बेंट होती है जिसमें TURP या प्रोस्टेट जो जिसमें बड़ी हुई है उस पेशेंट में आसानी से वो लग जाता है और यूरोलॉजिस्ट इसको लगाता है। तो ये रहेगा कोडल कैथेटर की बात, यहां पे ए ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। तो ये आज के क्वेश्चन यहीं पे, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन यहीं पे अभी देते हैं विराम इसको। आज के आनंद की जय। तो आज इस क्वेश्चन सेशन में बहुत ही मजा आया होगा, बहुत ही आनंद आया होगा। ये सब इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपकी एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। लास्ट में वो ही मैं बोलना चाहूंगा कि अपने माँ बाप को सपने को साकार करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और हम वो ही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एकमात्र उपाय होता है। एकमात्र उपाय कौन सा? हम अपने माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो जीरो से हमें हीरो बना सकती है, और हीरो बनाएगी तो अपने माँ बाप का सपना पूरा हो ही जाएगा। माँ तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े दे कि पूरा करके जरूर दिखाऊंगा। और उसी राह पे हम चल रहे हैं, वो सपना पूरा होना चाहिए अपने माँ बाप का, उसी राह पे चलने वाले हैं और चल रहे हैं। एक दिन सपना जरूर साकार होगा। तो इसी के लिए यहीं पे देता हूं इस क्लास को विराम, आगे बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।